Namaskar, good morning everyone. Today we will discuss about the construction of DC generator and working principle. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि DC जनरेटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। हम जानते हैं कि जो हमें DC सप्लाई मिलती है इन्हीं सब जनरेटर से मिलती है और बैटरी के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आज हम जनरेटर के रूप में देखेंगे कि DC जनरेटर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमें इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट के रूप में कैसे हमें डीसी आउटपुट प्राप्त होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जैसे डीसी जनरेटर का जो मेन दो पार्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर वो होता है कि स्टेटर इस मशीन का स्टेशनरी पार्ट होता है जो इसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। एक रोटर होता है कि पूरा पार्ट इसका रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के द्वारा बनाने की कोशिश करके समझाने की कोशिश किया गया है। ये स्टेटर है, ये रोटर है, ये स्टेटर का पूरा पार्ट है और ये रोटर का पार्ट है। तो स्टेटर देखिए, स्टेटर जो होता है ये एक राउंड शेप में होता है जिसको यॉक कहते हैं। जो यॉक होता है वो कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील या मोल्ड स्टील का बना होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है कि ये लो रिलक्टेंस मटेरियल का यूज किया जाता है कि जैसे मैग्नेट का फील्ड आराम से अपने मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट कर सके। क्योंकि ये क्या है, एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, एस पोल है। एक बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है कि जिससे ये समझा जा सके कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। 4 पोल का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल का तौर पर लिया है। इसको अलग से सप्लाई दे के हम मैग्नेट भी बना सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट टाइप का बेसिक समझाने के लिए बताया गया है कि डीसी जो जनरेटर होता है कैसे बना होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल हो अल्टरनेट करके होता है। जैसे एन पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है इस तरीके से निकलेगा, जिसका डायरेक्शन एन से एस के रूप में और फिर से इंटरनली रूप से जो यॉक हम जो कहे हैं ना कि जो मटेरियल होता है ये इसीलिए लो रिलक्टेंस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है कि जिससे हमारा जो मैग्नेट का फील्ड है ये अपने सर्किट को कंप्लीट कर सके। ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है कि इस मटेरियल को एक साइड से दूसरे साइड से होते हुए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपने पाथ को कंप्लीट कर, जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखते हैं जो करंट अगर प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी मान के चलिए कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट प्रोवाइड कराएंगे तो जितना अच्छा कंडक्टर रहेगा करंट का लॉसेस कम होगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक के फॉर्म में एक ऐसा मटेरियल लेते हैं कि इसमें से मैग्नेट निकले और ऐसे होते हुए इंटरनली मटेरियल्स होते हुए अपने सर्किट को कंप्लीट कर। ये जितने लो रिलक्टेंस का मटेरियल रहेगा उतने ही अच्छा हमारी इफिशिएंसी रहेगी। इसमें भी एन से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, एस से होते हुए और फिर से एस से इंटरनली रूप से, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। फिर से एन से निकलेगा, एस से होते हुए फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, फिर से एन से निकलेगा और एस से होते हुए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, इस तरीके जाता है। इसलिए जाता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है ये मेन 3 प्रिंसिपल होता है। फैराडे लॉ प्रिंसिपल होता है। फैराडे ने बताया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ होता है। जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लें। तो ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाने की हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिएशन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इसका बताएंगे क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है, क्यों, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। तो ये इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको पोल कहते हैं, ये पोल कोर हो गया, ये पोल शूज हो गया या पोल फेस भी कहते हैं। अगर इसको हमें अलग से सप्लाई दे के फील्ड बाइंडिंग करते हैं तो इसी में कोर में ही किया जाता है। ठीक है, ये इसका बेस हो गया। तो ये पूरा ओवरऑल स्टेटर हो गया। एक बार और समझते हैं, स्टेटर जो होता है वो उसके चारों ओर एक आउटर मैकेनिकल कवर होता है जिसको यॉक कहते हैं। ये सिलिकॉन स्टील या मोल्ड कॉपर स्टील का बना होता है।
ठीक है। लो रिलक्टेंस के लिए बनाया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट आसानी से एक सर्किट को कंप्लीट कर ले, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। जो ये बीच में देखा रहते हैं पूरा स्टेटर का पार्ट है। अब रोटर का पार्ट देखते हैं। रोटर का जो पार्ट होता है बेसिकली इसमें सबसे मेन भूमिका क्या होता है, आर्मेचर होती है। जैसे रोटर का पार्ट में कितने रोटर मिलके बना होता है, पहला होता है आर्मेचर। ये जो आप गियर टाइप का देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये है आर्मेचर। और ये सर्कल में इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये हो गया कम्यूटेटर। ये वाला जो सेक्शन है ये हो गया आपका सॉफ्ट, जो यहाँ पे 3D के रूप में बना के दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो दिखाया गया है ये इसको आर्मेचर का तीथ कहते हैं। आर्मेचर का ये स्लॉट हो गया, स्लॉट में ही बाइंडिंग किया गया। एक वायर को यहाँ पर लेके इस तरीके से रोटेट करके इस तरीके से लैब, और इसमें बाइंडिंग दो तरीके से करते हैं, एक लैब बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से बाइंडिंग करके और इसका जो कनेक्शन होता है फील्ड बाइंडिंग का कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। कम्यूटेटर से क्या होता है, इसका कनेक्शन जुड़ा होता है, इस तरीके से कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। और ये कम्यूटेटर का मेन काम होता है कि ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये आपका कॉपर का बना होता है, जो कम्यूटेटर होता है वो कॉपर का बना होता है। जो आर्मेचर होता है फैब्रिकेटेड स्टील का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। लो रिलक्टेंस के लिए ही यूज किया जाता है। ये सॉफ्ट हो गया है। तो ये हम समझ गए कि जो डीसी जनरेटर है उसके दो मेन पार्ट हैं, एक है स्टेटर, दूसरा है रोटर। स्टेटर का ये पार्ट है और रोटर का ये पार्ट दिखाया गया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने असेंबल कर दिया, इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे असेंबल कर दिया, इसको यहाँ पे बना दिया और ये रोटर वाला पार्ट जो है इसको यहाँ पे हमने बना के असेंबल कर दिया। ये हमारा कंप्लीट डीसी, ये अलग अलग सेक्शन में हमने दिखाया, ये स्टेटर है, ये रोटर है। उसके बाद से ये जो है इसको असेंबल करके हमने दिखाया है। अब जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है बेसिकली 3 प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये जो दाहिना हाथ जो होता है, राइट हैंड जो होता है, वो हमेशा ये जनरेटर को इंडिकेट करता है। ये फिंगर जो होता है, ये थंब हमारी मैग्नेटिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो है आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, यानी ये मैकेनिकल फील्ड फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को डिनोट करता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मानते हैं कि ये जो हमारा सॉफ्ट है ये आउटपुट के रूप में यहाँ पे हम मान कर चल रहे हैं कि यही सॉफ्ट है। ये जो सॉफ्ट है इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इनपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि गांव में जो जनरेटर होते हैं हम हाथों के द्वारा उसे रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये रोटेट होता है तो उसके साथ ये पूरा सेक्शन ही रोटेट होता है, इसके अंदर की जो है वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो कॉपर का जो कंडक्टर है हमने बताया था कि ये इसलिए इसका यूज किया जाता है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है और एस पोल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर चाहिए, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फैराडे ने यही बताया था कि अगर कोई क्लोज सर्किट है, अगर कोई क्लोज सर्किट है, जैसे क्लोज सर्किट का मतलब ये हुआ फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। इन्होंने ये बताया था कि कोई क्लोज सर्किट है, एक हमने एक सर्किट ये बना दिया, ठीक, एक इंडिकेटर हो गया और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, N से S की ओर जा रहा है। इस सर्किट को आगे पीछे करेंगे तो इस सर्किट को कहेंगे कि एक क्लोज इलेक्ट्रिकली सर्किट कनेक्ट विथ लिंक विद द
मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरीके से इसमें है, इसके चारों ओर जिस तरह हम लोग को चारों ओर हवा है, हम लोग आगे पीछे होते हैं तो हवा महसूस होती है, उसी तरीके से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिल रहा है? ये हमें पोल से मिल रहा है। इसके चार इस तरीके से इसका सर्कुलेट है। हमने एक यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ मिलियंस होते हैं इसके चार। जैसे हम लोग को चारों हवा को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड है। इसमें जो कॉपर की बाइंडिंग किया गया है लैब और वेव टाइप का, ये बाइंडिंग एक क्लोज सर्किट के रूप में हमारे कम्यूटेटर से कनेक्ट है। कनेक्ट होते हुए यहाँ पे जो ब्रश लगा होता है, ब्रश चूंकि स्टेशनरी फॉर्म में होता है, स्टेटर में आता है, यहाँ से प्लस और माइनस के रूप में हमें आउटपुट यहाँ पे हम दिखा दिए, आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ये प्लस माइनस ये हो गया आउटपुट। तो काम कैसे करता है ये? जब हम मैकेनिकल एनर्जी से जब इसे रोटेट कराते हैं तो हमारा रोटर वाला पोर्शन है वो भी रोटेट होता है। ये जो कॉपर का कंडक्टर आर्मेचर पर बाइंडिंग किया गया है, ये फ्लक्स से लिंक होता है। जो ही फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे ने यही बताया था कि रेट ऑफ फ्लक्स विद द टाइम कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ही फ्लक्स चेंज होगा, चेंज होने का मतलब घटना बढ़ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। मान के चलिए हमारा रोटर है, रोटर यहाँ पे इस फ्लक्स को कट कर रहा है, ये मान के चलते हैं ये हमारा फ्लक्स जो है यहाँ पे इसको कट कर रहा है। जब इसे रोटेट होगा इस रोटर के द्वारा तो तुरंत ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ पाएगा, तो फ्लक्स चेंज होगा। लिंक जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड से कोई बाइंडिंग किया गया है उसमें चेंज करेंगे, या तो फ्लक्स में चेंज करिए या तो इस रोटर में चेंज करेंगे, तो तुरंत कॉपर के कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। कम्यूटेटर क्या करता है? ये डेवलप होता है एसी फॉर्म में, एसी को डीसी में रेक्टिफायर करते हुए, और आउटपुट के रूप में प्लस और माइनस के रूप में हमें डीसी आउटपुट प्राप्त होता है जनरेटर का। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। जो फैराडे ने इस चीज़ को बताया था, इसी में ये इन्होंने 1831 में इस फैराडे का लॉ दिया था। इन्हीं के असिस्टेंट थे लेंज, इन्हीं के असिस्टेंट थे जो लेंज, इन्होंने ये बता दिया, इन्हीं के असिस्टेंट थे लेंज, इन्होंने इस थ्योरम को और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये बताया था कि जो माइनस है जिसके वजह से वो उत्पन्न होगा उसी का अपोज करेगा, उसी के अपोज के करंट के डायरेक्शन के अपोज में वो फोर्स लगेगा। तो ये और n बता दिए कि जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा, तो n उसको रिप्रेजेंट कर लिया, और उसके बाद से डी फाई अपान डी टी। ये कंप्लीट लेंज लॉ कहलाता है, क्योंकि ये इसका इन्होंने इसको कब डेवलप किया था? 1834 में। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है जब भी अगर फैराडे का प्रिंसिपल की बात होती है तो मेन फैराडे का ही लॉ बताया जाता है, क्योंकि खोज करने वाले यही हैं, सबसे पहले डिस्कवर यही कि ये इनके असिस्टेंट थे, इसलिए इन्हीं के थ्योरम को माना जाता है कि फैराडे के प्रिंसिपल हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है। जो तीसरा है हमारा फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल। जैसे कि हमने बताया कि ये जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे कि हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया, हमारा रोटर घुमा, ये जो होता है फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जो है इंडेक्स फिंगर, जो तर्जनी कहते हैं, ये हमारे फ्लक्स को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे अंगूठा को, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे कि किसी भी दीवार का कॉर्नर एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ठीक है, जैसे कि ये पेन हो गया, जैसे ये 3D के रूप में पेन हो गया, ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये मान के चलते हैं ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा फील्ड के